टू दिलीप इंग्लिश क्लासेस। क्लास 12 के लिए मैं एक पोएम माय मदर एट 66 इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। और ये पोएम बहुत ही सेंटिमेंटल पोएम है, ध्यान से सुने। ये एक इमोशनल पोएम है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है एक बेटी का फीलिंग अपनी मदर के प्रति। कमला दास ने इस पोएम को लिखा है और यह एक एक्लेम्ड इंडियन वुमेन राइटर हैं जो इंग्लिश में लिखा करती थी, और वह अपने सभी क्रिएटिविटी में एक्सप्रेस करती हैं अपने कंसर्न को। लोकेलिटी में जितनी भी बातें होती रहती हैं खास करके महिलाओं के प्रति, उसके बारे में। और इस पोएम में उन्होंने अपने माँ के ओल्ड एज के बारे में लिखा है कि जब लोग ओल्ड एज में आ जाते हैं तो कैसा लगता है, और उनके जो रिलेटिव होते हैं जो यंग एज में रहते हैं वो उनके लिए क्या फील करते हैं। इन पोएम के लाइंस में पोएट ने अपना पूरा फीलिंग जो है वो उड़ेल दिया है कि भाई उनकी मदर ओल्ड एज की हो गई हैं, वो अब मरेंगी या तब मरेंगी, तो उनके बिछड़ने का जो दुख है वो उनके मन में है। क्या फीलिंग है एक बेटी का एक अपने ओल्ड एजिंग माँ के प्रति, ये वो बहुत अच्छे से दिखाई हैं। और वह एक्सप्रेस भी करती हैं कि अगर इस टाइप का हो जाता है बुढ़ापा में, अगर इतना कष्ट होता है, इस टाइप से शरीर हो जाता है, तो इससे अच्छा है मर जाना। इससे अच्छा है मर जाना थोड़े अर्ली एज में ही, क्योंकि बुढ़ापा का कष्ट वो अच्छा नहीं होता। देखिए, ये एक कन्फेशनल पोएम है। दैट मीन्स जो राइटर हैं वो खुद से कन्फेशन कर रहे हैं। दैट प्रेजेंट्स द कॉमन फीलिंग डॉटर्स हैव फॉर देयर मदर्स, कि अभी के समय में बेटियों का अपनी माँ के प्रति क्या सोच होता है, इसके लिए वो कन्फेस कर रहे हैं। और इस रिगार्ड में ये पोएम जो है वो उनका काफ़ी रिप्रेजेंटेशनल वर्क के टाइप का है। मतलब एक माँ के प्रति एक बेटी का क्या सोच है वो ये इस पोएम में बखूबी दिखाए हैं। इस पोएम में जो बेटी है वो कन्फेस करती है कि उसे मन में डर लगा रहता है कि कभी भी उसकी माँ मर सकती है, क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी है, कभी भी मर सकती है। सबसे पहले डॉटर जो कि इस पोएम की पोएट है वो सरप्राइज्ड होती है यह रियलाइज़ करके कि उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो गई है। दूसरी बात वह यह नोटिस करती है कि पूरी दुनिया जिसमें कि लोग यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, वह अपने बारे में क्या फील करते हैं। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, और जो ओल्ड एज के हैं उनकी दुनिया जो है वो एक अलग है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे दिए का जो तेल जब कम होने लगता है तो लौ फरफराने लगता है, वैसे ही ये ज़िंदगी रूपी दिए की जब शारीरिक शक्ति रूपी तेल खत्म होने लगती है तो जीवन कैसे धूमिल होने लगता है और मृत्यु कैसे नज़दीक आने लगती है, इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है। ये एक कंट्रास्ट है। दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू हर मदर हु कंटिन्यूज टू एज। वो कहती है कि माँ के बच्चे जो हैं वो जवान होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, और माँ बूढ़ी होने लगती है। कंटिन्यू बुढ़ापा जो है वो आता ही रहता है। तीसरी बात, पोएट एक्सप्रेस करती है अपना एप्रीहेंशन कि भाई अगर माँ को वह लूज़ कर देगी इस ओल्ड एज में, फिर उसका क्या फीलिंग होगा, उसके आगे का क्या फीलिंग होगा। फाइनली पोएट जो है वह कहती है कि हाउ सी हाइड्स हर ट्रू फीलिंग एंड स्माइल्स आउटवर्डली, कि वह जब माँ के समीप रहती है, ऐसे तो हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है कि बेटी जो है वो अपने माँ के पास नहीं, अपने धर्म माँ के पास रहती है। दैट मीन्स अपने सासू माँ के पास रहती है ना। और यहाँ पे राइटर जो हैं वह यह कह रहे हैं कि वह जब अपनी माँ के पास रहती है, उसके बिल्कुल दुबले लीन एंड थीन बॉडी को देखती है, तो उसको देख करके मन में बहुत ज़्यादा अजीब सोच आता है कि देखो अब मेरी माँ अधिक दिनों तक नहीं बच पाएगी, अधिक वर्षों तक अब नहीं बच पाएगी, अब मरेगी या तब मरेगी। तो मन में एक डर होता है।
लेकिन वह माँ के समीप जब रहती है तो उस डर को दबा के रखती है और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान रखती है, जिससे कि उसकी माँ को भी तकलीफ ना हो। वह चाहती है कि वह माँ को उसके मन में जितना प्रेम है वही दिखाए, डर ना दिखाए कि माँ जो है उसकी अब मर जाएगी कुछ ही समय में, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, शरीर के मसल्स वगैरह सब खत्म हो चुके थे, बोन के ऊपर सिर्फ स्किन जो था वह बचा हुआ था। दैट मीन्स एक बार ऐसा था कि राइटर जो हैं वह पोएट जो हैं वह अपनी माँ को अपने कार में बिठा करके रेलवे स्टेशन तक ले जा रही थीं। तो माँ जो है वह कार में सीट पर बैठी हुई थी, तो थोड़ी नींद आ गई थी तो मुंह खोल करके सीट पर ही सो गई थी। तो उसे देखी और मरे हुए व्यक्ति को जब देखती है तो कहती है कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मुंह खोल करके उसकी माँ बिल्कुल लेट गई थी इस पे अपने कार के सीट के पीठ पे। तो वो देखी कहीं ये ओल्ड एज अगर ऐसा होता है तो भगवान करे ओल्ड एज ना आए, आदमी उससे पहले ही मर जाए। काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है देखने में, बहुत ओल्ड एज में जब लोग मरते हैं तब। नेक्स्ट आप सुनिए, द पोएट इज द कन्फेसर ऑफ फीलिंग इन दिस पोएम। पोएट जो हैं वो इस पोएम में ये कन्फेस करते हैं, अपने फीलिंग को बिल्कुल महसूस करते हैं। वह डिस्क्राइब करती है अपने फीलिंग को अपनी माँ के प्रति जब वह उन्हें कार में लेकर जा रही होती है। इट इज़ ड्यूरिंग वन ऑफ हर विजिट टू हर मदर्स प्लेस। एक बार जब वह ये कमला दास अपनी माँ के यहाँ घूमने गई थी तब पोएट अपनी माँ के फेस को देखती है और रियलाइज़ करती है कि उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। शी इज डिस्टर्ब बाय द फैक्ट दैट हर मदर मे सून डाई ऑफ ओल्ड एज। और वह इस बात को सुन करके काफ़ी ज़्यादा या महसूस करके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि बुढ़ापा के कारण उसकी माँ बहुत जल्द ही मर जाने वाली है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और ट्राइज करती है अपने फीलिंग्स को दबाने का, जिस कारण से वह दूसरी तरफ देखने लगती है, पासिंग सीनरीज को देखने लगती है। दैट मीन्स मदर के इधर देखना छोड़ करके दूसरे इधर देखने लगती है। ऐसा करके वह अपने उस फीलिंग्स को दबाती है कि माँ के प्रति उसे चिंता है, उसे लग रहा है कि वह अब कुछ भी करके अपनी माँ को तो बचा नहीं सकती है, क्योंकि ओल्ड एज है और यह ओल्ड एज सबको आता है और सभी को अपने आगोश में लेता ही है। वो मर जाएगी। और कभी-कभी होता क्या है कि हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं, अपने आँखों के सामने उसे मरते हुए नहीं देख सकते, तो हम नज़रें फेर लेते हैं। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, उस समय में काफ़ी इमोशनल होती है और इसीलिए अपनी नज़रों को वह फेर लेती है। पोएट्स रिकॉर्ड्स द कंट्रास्टिंग नेचर ऑफ द सीनरी। अब पोएट जो हैं वह बताती हैं कि भाई ये प्रकृति का बड़ा ही विपरीत दोहरा स्वभाव है। देयर आर यंग ट्रीज एंड प्लेइंग चिल्ड्रेन। दूसरी तरफ देख रही है तो वहाँ पे यंग ट्रीज हैं, बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं, जो यंग ट्रीज है, ये सिंबलाइज करता है कि इस अर्थ पर फ्रेशनेस है, यूथ है। जब वह मदर को देखती है तो कहती है इसी अर्थ पर ओल्ड एज भी है और फ्रेल भी है। जिसका जो जन्म लिया वो बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा ही, लेकिन जो जवान है वो एनर्जेटिक है, जो ओल्ड है वो लेथार्जेटिक है। तो फाइनल पार्ट जो है इस पोएम का, उसमें पोएट एक्सप्रेस करते हैं अपने फियर को, जिसमें वह उनको लगता है कि उनकी माँ मौत के आगोश में जब समा जाएगी तो वह उनसे अलग हो जाएगी। इवन एज ए यंग गर्ल द पोएट हैड सिमिलर फीलिंग एंड फियर्स। अब जो पोएट हैं वो यंग गर्ल हैं, तब भी इनमें भी यह फीलिंग है कि एक ना एक दिन वह भी बूढ़ी होंगी, वह भी मरेंगी। वह अफ्रेड हैं अपनी माँ के मरने से, चाहती हैं कि अगर कुछ संभव हो सकता, कोई ऐसी युक्ति हो सकती कि मेरी माँ कभी मरती ही नहीं तो इसको कभी मरने ही नहीं देती। Poet, even as a grown-up daughter, experiences a similar emotions. However, she can hide her fears. अब ये जो पोएट हैं ये काफ़ी ज़्यादा उम्र की हो चुकी हैं, उसके बाद भी उनके मन में ये फीलिंग्स है ही, फिर भी वह अपने फीलिंग्स को हाइड करती है, अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है जब कभी भी माँ से मिलती है, कि क्यों उनके सामने मुँह ऐसे करके रहें कि माँ तो अब तुम मर जाएगी, तो बेचारी मरने से पहले ही मर जाएगी, जब मरना होगा उससे पहले ही मर जाएगी वो, है ना। तो वो
जब भी माँ के पास रहती है तो समझती है कि हो सकता है ये हमारा और इनका अंतिम मिलन हो, अंतिम क्षण मिल रहे हों, तो बहुत ही हँसी का माहौल रखती है, हँसी-खुशी का माहौल रखती है। और जब पोएट जाने लगती है तो अपने मदर को गुड बाय कहती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका सेंट्रल थीम क्या है। द पोएम माई मदर एट 66 इज एन इंटीमेट वर्क प्रेजेंटिंग द पोएट्स थॉट। माई मदर एट 66 ये जो पोएम है ये एक किसी पोएट की आत्मिक जो आत्मिक जो सोच होता है उसका प्रेजेंटेशन है, यानी कि पोएट जो आत्मा से सोचते हैं अपनी माँ के प्रति वही लिखे हैं। वो उन्होंने डील किया है इस पोएम में कि क्या फ़ियर होता है, क्या इमोशंस होता है एक बेटी का अपने ओल्ड एजिंग माँ के प्रति। कोई भी चाइल्ड अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहता है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, माएँ बूढ़ी होती जाती हैं, तो बच्चों के मन में माँ को खोने का एक डर जो है वो बना रहता है, सभी में बना रहता है। ये पोएम हमें यह बताता है कि ये प्रोफाउंड ह्यूमन नेचर है, जिससे कि किसी को रिवाइव नहीं किया जा सकता है, जिससे किसी को बचाया नहीं जा सकता है, उबारा नहीं जा सकता है। मृत्यु एक अटल सत्य है, मरना आज नहीं तो कल सबको है। जो भी जन्म लिया है, चाहे वह अंडज हो या पिंडज, मरेगा ही। डेथ इज़ इनएविटेबल, मृत्यु जो है वो अटल है। बट पीपल आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर डियर वंस, लेकिन लोग अपने प्रियजन को खोने से डरते हैं। जैसा पोएट ने एक्सप्रेस किया है कि पोएट जो हैं इन्हें भी अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, ठीक, क्योंकि माँ की वो बच्ची स्पेशल है। हर माँ के लिए हर बच्चे स्पेशल होते हैं। तो गुस्सा तो मन में आता ही है कि ये भगवान क्या कर रहे हैं, ये हमारे सामने जो हैं वो मर रहे हैं, इनका एज बहुत ही ओल्ड हो चुका है, अब ये बिल्कुल नहीं बच सकेंगे। तो ये एक ऐसा फीलिंग है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है, और चाहे वो अरबपति खरबपति दुनिया का सबसे बड़ा धनवान क्यों ना हो, वो कितना भी रुपए खर्च करके इस चीज़ को रोक नहीं सकता है, टाल नहीं सकता है। मृत्यु निश्चित है, वो आएगी ही आएगी। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या है दिया हुआ। हाँ, पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। माई मदर एट 66 जो है इसमें ये फ्री वर्स पोएम है, दैट मीन्स इसमें कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, तो इसका कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, बट फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है। सबसे पहला है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है, जब कभी भी पोएम का पहला लाइन जहाँ ख़त्म हुआ और उसके बाद जब दूसरा लाइन शुरू हुआ तो उसके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, 3 4 5 लाइन के बाद एक बार फुल स्टॉप है, या पूरा पोएम में एक ही फुल स्टॉप हो लास्ट में। जब ऐसा हो, कोई पंक्चुएशन मार्क के बगैर ही अगला सेंटेंस शुरू हो जाए, बिना किसी कॉमा, बिना इन्वर्टेड कॉमा के, तो इस तरह के अरेंजमेंट को इंजैबमेंट कहा जाता है। अब आ जाइए, इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब पोएम के एक लाइन में कोई दो वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो तो उसे हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं, बट इसमें लिमिटेशन है, पोएम के एक लाइन में होना चाहिए। जैसे माय मदर, इसमें एम जो है वह दोनों में है और दोनों एम से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ एलिट्रेशन हुआ है। 66 इसमें एस और एस है, यहाँ एलिट्रेशन हुआ है। अब आ जाते हैं जरा कॉन्जोनेंस और एजोनेंस। देखिए कुछ खास नहीं है कॉन्जोनेंस एजोनेंस में। जब कभी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट लेटर से दो वर्ड स्टार्ट होते हैं और एलिट्रेशन हुआ हो, तो एलिट्रेशन को कॉन्जोनेंस कहते हैं तब जब कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ हो या उसका रिपीटेशन हो। और एजोनेंस तब कहते हैं जब वोवेल साउंड का रिपीटेशन हुआ हो, जैसे होम टू कोचिन, डोज, ओपन, तो इसमें ओ है तो ये वोवेल साउंड का रिपीटेशन है, तो यहाँ पर वोवेल साउंड का रिपीटेशन हुआ है तो एजोनेंस है ये। अब है शिमिली। शिमिली मैंने पहले भी बताया है कि ये कंपैरिजन होता है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और इसे पहचानने के लिए हमें पोएम में चाहिए दो वर्ड, एज या लाइक। अगर ये लगा हुआ है तो ये शिमिली हुआ, ठीक। जैसे शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड,
तो यहाँ पे ये क्या है, सिमिली है। अब आ जाते हैं हम लोग पर्सनिफिकेशन पे। पर्सनिफिकेशन क्या होता है कि जब कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग बताता है पोएट अपने पोएम में, और वो नॉन लिविंग थिंग अपने बारे में ऐसा लगता है पोएम में कि वो खुद कहानी कह रहा हो, एज अ लाइव ऑब्जेक्ट और टॉकिंग ऑब्जेक्ट की तरह, टॉकेटिव ऑब्जेक्ट की तरह, तब ये पर्सनिफिकेशन होता है। अब मेटाफर, मेटाफर जो है ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, द एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड टू अ ग्लास फुल ऑफ लिक्विड। यहाँ पे बच्चों में जो एनर्जी है उसे ग्लास फुल ऑफ लिक्विड से कंपेयर किया गया, तो यहाँ मेटाफर है। अब है मेटोनाइमी। मेटोनाइमी क्या होता है, तो मेटोनाइमी सिंबलाइज किया जाता है जब हम कभी किसी ऐसे वर्ड्स को लें जो दूसरे वर्ड्स के लिए या दूसरा चीज़ के लिए हम सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं, या जो सिंबलाइजेज करता है, सिंबलाइज ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस या फ्रेशनेस या लाइवलीनेस या होप को बताता है, तो वो मेटोनाइमी हुआ। उसके बाद है टोटोलॉजी। ये तब होता है, जैसे देखिए, इट अकर्स इन अ वे आई लुक्ड अगेन एट हर, वन एंड पेल बोथ हैव द सेम मीनिंग। वन पेल और पेल दोनों का सेम मीनिंग है। जब राइटर रिपीट करते हैं किसी वर्ड को जिसका सिमिलर मीनिंग होता है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को टोटोलॉजी कहा जाता है। अब पैलिलॉगी एंड पॉलीसिंडेटन, लास्ट लाइन जो है इसका, जिसमें ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें रीडर जो हैं उन्हें मिल सकता है दो लिटरेरी डिवाइस। पहला कंजंक्शन है, एंड लगा हुआ, एंड इज यूज ट्वाइस फॉर द सेक ऑफ इन्फेसिस, और इसमें एंड जो है वो दो बार लगा हुआ है। ये दो बार एंड लगने से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया, इसको कहा जाता है पॉलीसिंडेटन। दूसरा, सेम वर्ड स्माइल जो है ये रिपीट किया गया है 3 बार। जब 3 बार यूज किया गया है तो इसलिए इसको कहा जाता है पैलिलॉगी। तो ये दो पोएटिक डिवाइस जो हैं वो फिगर ऑफ स्पीच के रूप में आए। अब हम देखें इसका थीम क्या है। तो थीम, इस पोएम का थीम है डेथ। डेथ या मोर्टेलिटी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट थीम है माय मदर एट 66 का, जिसको कमला दास ने बहुत अच्छे से बताया है। अब देखिए, ओल्ड एज, पोएट जो है उन्होंने, ये भी इसका थीम है, पोएट ने इलस्ट्रेट किया है इमोबिलिटी एंड स्टिफनेस ऑफ ओल्ड एज। जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो चलने फिरने का जो है एक्टिविटी कम हो जाता है, शरीर जो है वो लूज हो जाता है या फिर अकड़ने लगता है। तो अपनी माँ को जब वह 66 ईयर्स के एज में देखती है तो वह इन चीज़ों को बताती है। वह डिस्क्राइब करती है कि ओल्ड एज जो है उसके कारण आदमी कमज़ोर हो जाता है, उसका सूंघने का, देखने का, बोलने का, ये सब जो पावर है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि बुढ़ापे में बूढ़े लोगों का जो चेहरा होता है वह होपलेसनेस को दिखाता है और डेथ को भी दिखाता है कि चलो भाई अब मुझसे क्या आशा कर सकते हो, अब तो हम 1-2 दिन के मेहमान हैं। फिर है देखिए लाइफ वर्सेस डेथ, लाइफ और डेथ, ये दोनों भी थीम है डेथ और ओल्ड एज का। यहाँ लाइफ वर्सेस डेथ जो है दैट मीन्स होप वर्सेस पेसिमिज्म भी है, यानी आप में आशा है, निराशा है। तो ये दोनों ही बातों को इन्होंने इसमें बताया है। दास ओनली यूजेस 2 images to tap on his theme. One of the young trees sprinting alongside the car. जो यंग ट्रीज है वह जब कार से या जा रही होती हैं तो यंग ट्रीज को पीछे जाते हुए देखती हैं, वो कितने जवान लगते हैं, कितने एनर्जेटिक लगते हैं। बच्चे जो बहुत ही खुश हैं, जो कि घरों से बाहर निकल करके खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ट्री जो है वो लाइफ को बताता है, मोबिलिटी को बताता है, और चिल्ड्रन जो है वो इनोसेंस और वाइटलिटी को बताता है। वहीं उनकी माँ का जो फेस है वह फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ को बताता है। दैट मीन्स अब लाइफ में कोई भी क्रिएटिविटी नहीं बचा, कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं बचा, कोई भी होप नहीं बचा, इसको बताता है। अब पोएट जो हैं वह देखते हैं आत्मा में क्या उनकी सोच है, वह अपना इंटीमेट थॉट जो है वह शेयर करती है और रीडर्स को यह बताती है कि माँ के गुजरने के बाद कितना अकेलापन फील होता है। ठीक, लेकिन बचा तो सकती नहीं थी। नेक्स्ट है इसका कि मदर डॉटर रिलेशनशिप भी दिखाई है इसमें।
कमला दास जो है वह एक थीम रिप्रेजेंट की है मदर डॉटर रिलेशनशिप माय मदर एट 66 में। इस पोएम में एक डॉटर का फीलिंग जो है अपने मदर के प्रति है, जो कि मौत के द्वार पे खड़ी है। जो उसकी माँ का पेल फेस है, वह देख करके राइटर को या पोएट को काफ़ी ज़्यादा इनर पेन होता है, आत्मिक दुख होता है। वह फील करती है अपने जर्नी ऑफ लाइफ में कि भाई मदर का डेथ जो है वो हुआ, ऐसे ही मैं भी मरूंगी। जब कभी लाइफ में कष्ट से वह गिर जाती है तो उन्हें वह क्षण याद आ जाता है। तो एक माँ को बेटी की याद आती है और बेटी को माँ की याद आती है। इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। ठीक, जब कभी भी इनके मन में यह आता है कि उनकी जो माँ है वह जब जीवित थी तब कि अब यह मर जाएगी, तो उनके पास कहने को कुछ नहीं होता था, वो स्पीचलेस हो जाती थी। अब है टोन और मूड कैसा है। पहले कुछ लाइन में कमला दास जो हैं वो सैड और डिप्रेसिंग टोन में हैं। जब स्पीकर बात करते हैं अपने एजिंग मदर के बारे में तो नेचुरल टोन है, भाई सब मरते हैं। जबकि माँ के प्रति काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं, यह भी दिखता है। वह बात करती है उसके चेहरे के बारे में तो रियलिटी बताती है। ऐसा लगता है जैसे उनके बात करने से कि उनकी माँ जो है वो मृत्यु के दरवाजे पर खड़ी है। वो कहती है देयर इज एन एशन लुक ऑन हर फेस, दिस वर्ड हिंट्स एट हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ। यानी उनकी माँ जो है मृत्यु के दरवाजे पर खड़ी है, यह उनके बोलने के टोन में आता है। दैट मीन्स यहाँ पे उनका टोन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा। यानी कि कहीं कोई क्या कहते हैं हम लोग, वो चापलूसी की बात नहीं है। 11 से 13वें लाइन में वह डिस्क्राइब करती है कि कैसे नेचर जो है वह हंसी खुशी आशाएं निराशाएं इन सबों से भरा हुआ है। वो बता तो इस समय उनका टोन जो है वह अपलिफ्टिंग है, होपफुल है। लेकिन जैसे ही लाइन बढ़ता है तो इनका जो टोन है वह बदल जाता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, जो क्वेश्चंस को मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, आप आंसर खुद बनाने का प्रयास करना। व्हाट इज़ द आयरनी इन माई मदर एट 66? माई मदर एट 66 में आयरनी क्या है, आयरनिकल बात क्या है? आयरनिकली यही है कि वह एक्चुअली मुस्कुराती नहीं है, चेहरे से मुस्कुराती है, ऊपर से मुस्कुराती है बट अंदर से रोती है। ये आयरनी है। हाउ डज द पोएम माई मदर एट 66 ब्रिंग आउट द आयरनी ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप? कहता है कि ये जो पोएम है माई मदर एट 66 यह किस प्रकार से ह्यूमन रिलेशनशिप में आयरनी बताता है। तो बिल्कुल बताता है जी। वो जानती है कि उसकी माँ जो है वो मर जाएगी कुछ ही समय में, ठीक है, तो फिर भी उसके बावजूद भी अपने शेड्यूल के कारण, अपने काम के कारण उसे अपनी माँ को अकेला छोड़ना पड़ता है। अब एक भाई इस पोएम का मैसेज क्या है? मैसेज जो है इस पोएम का यह है कि हर किसी को अपने लव्ड वंस को आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल उनसे बिछड़ना ही पड़ता है। वो मर ही जाते हैं, लेकिन जब तक जीवित हैं उन्हें जिंदा रहते हुए खुशी से जिंदा रहने दीजिए, मरने से पहले मत मार दीजिए। व्हाट पोएटिक डिवाइस आर यूज्ड इन स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल, ये तो मैं बता चुका हूँ ऊपर। व्हाट चाइल्डहुड फियर डिड कमला दास रेफर टू इन द पोएम? किस प्रकार का बचपन का डर कमला दास ने इस पोएम में बताया है? कमला दास बताइए कि डेथ जो है उनकी माँ का, इसी का फियर है उनके मन में बचपन से ही, लेकिन वह अपने इस डर को छुपा के रखती है माँ के सामने, और माँ के सामने जाती है तो चेहरे पे एक मुस्कान रखती है। हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ अ एजिंग मदर? किस प्रकार से कमला दास अपने थॉट्स को हटा के रखती है अपने माँ के सामने में? तो वह माँ की इधर नहीं देखती है, वह कार में जब जा रही होती है तो दूसरे तरफ देखती है, पेड़ों को पीछे भागते हुए, बच्चों को खेलते हुए, यह सब देखती है। माँ को देखती ही नहीं है क्योंकि आंसू आ जाता है और माँ कहती है कि वह अब मुझे देख करके तुम्हारे आंखों में आंसू आता है। Why are the children said to be spelling out of their homes? यहाँ पे बच्चे जो घर से बाहर आते हैं, ये क्या बताया गया है? बच्चे जो हैं वो लाइफ और एनर्जी का प्रतीक हैं। तो ये बताया है पोएट ने कि बच्चे जो हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, दैट मीन्स वह एनर्जेटिक हैं, घर से बाहर निकलते हैं वह खेलने के लिए।
हाउ डज कमला दास कैप्चर द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationship in My Mother at 66? तो किस प्रकार से कमला दास ने ह्यूमन रिलेशनशिप को बताया है, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप को बताया है माय मदर एट 66 में? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बताया गया है इसमें। कई बार हम अपने सामने में अपने लविंग और केयरिंग को या लविंग और डियर वन को दुख में नहीं देख पाते हैं, तब हम दूसरे तरफ अलगी बलगी झांकने लगते हैं, जिससे उनको पता न चले कि हम उनको देख करके थोड़ा दुखी हो रहे हैं या फिर अपनी अक्षमता पर पछता रहे हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि जो मर रहे होते हैं उन्हें यह अच्छे से पता होता है कि अगर उधर देख रहा है तो इसे मुझसे बहुत प्रेम था, इस कारण से उधर देख रहा है, मेरी ऐसी हालत को यह देख नहीं सकता है, इसलिए उधर देख रहा है। नेक्स्ट है व्हाई डज द पोएट स्माइल एंड व्हाट डज शी से व्हाइल बिडिंग गुड बाय टू हर मदर? पोएट जो है वो क्यों मुस्कुराती हैं और जब माँ को गुड बाय कहती हैं उस समय क्यों मुस्कुराती हैं, और कहती क्या हैं? तो वो कहती है अपनी माँ को, अम्मा बात जल्द ही मिलेंगे। वाई वाज हर मदर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स? उसकी माँ का चेहरा जो है वह एक लाश के चेहरे की तरह क्यों लगता है? क्योंकि उनके माँ का जो चेहरा है वह लाश के चेहरे जैसा लगता है एजिंग के कारण। पोएट कंपेयर किए हैं अपनी माँ के चेहरे को कॉर्प्स से। कॉर्प्स मतलब होता है लाश, जिसका अभी मौत हुआ हो। चलिए, तो ये आपका पोएम जो है वो फिनिश हो गया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। क्या आपको और भी सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स, यानी हर चीज़ ओवरऑल चाहिए? थैंक यू।